हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मेरा नाम है मनीष मित्तल और इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ये सारी वीडियोज़ जो हम डालते हैं इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कुछ दिन पहले ही हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सो in that direction we are basically trying to make you revise all the GS topics that are relevant for Haryana Civil Services Executive Exam. तो इस सीरीज़ में हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो है हम वीडियोस डालते रहेंगे इसी चैनल पे। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दैट यू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल दीज। और इसके अलावा हमारा जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव का कोर्स है, फुल वीडियो कोर्स एज वेल एज द टेस्ट सीरीज़, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, स्पेसिफिकली हरियाणा सिविल सर्विसेज, राइट। तो अगर आपने तैयारी की हुई है, यू कैन पॉज द वीडियो आफ्टर द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, उन सबको कंसिडर कीजिए। नंबर 1, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। किसी चीज़ की बात हो रही है, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। किस यूनिवर्सिटी की? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। सेकंड, इट इज वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। थर्ड, इट वाज फाउंडेड बाय द पाला एम्पायर इन अर्लियर टाइम्स। कौन सी डिस्क्रिप्शन है जो इन तीनों से मैच होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज मेंशन्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स? ए तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बी नालंदा यूनिवर्सिटी, सी ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी या डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इन चारों में से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस डिस्क्रिप्शन से मैच होती है, जो मॉडर्न डे स्टेट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है, जो कि एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और जिसे पाला एम्पायर के वक्त में जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज मैचेस द एंटायर डिस्क्रिप्शन करेक्टली? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, डी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। Vikramshila was one of the two important centers of learning in India during Pala Empire along with Nalanda. नालंदा और विक्रमशिला दो यूनिवर्सिटीज़ थी जो उस वक्त में इंडिया में बहुत prominent eminent centers of learning थी। विक्रमशिला was established by King धर्मपाल of Pala dynasty 783 से 820 AD तक ये रहे in response to a supposed decline in quality of scholarship at Nalanda। तो उस वक्त नालंदा में जो लेवल ऑफ क्वालिटी थी स्टूडेंट्स की वो थोड़ी डिग्रेड हो रही थी, इसलिए इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अतिशा द रीनाउंड पंडित इज समटाइम्स लिस्टेड एज अ नोटेबल एबट। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेस ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 1200, राइट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में मैच होती है दैट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्टेट सिविल सर्विसेज में एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। वतापी वाज द कैपिटल ऑफ, वातापी किसकी कैपिटल थी? पल्लवाज, राष्ट्रकूटाज, चालुक्याज या फिर सेनाज? इनमें से किस डायनेस्टी की राजधानी वतापी थी? द आंसर हियर इज सिंपल एंड स्ट्रेट, सी चालुक्याज। चालुक्याज हैड देयर कैपिटल इन वातापी। सो बादामी, जिसे हम चालुक्याज ऑफ बादामी जैसे एक टर्म होती है जो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, चालुक्याज ऑफ बादामी। सो बादामी को फॉर्मरली वातापी भी कहा जाता था, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर सीधा पूछा होता बादामी वाज द कैपिटल ऑफ, तो ज़्यादातर हम में से आंसर कर सकते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी। हम बोलते ही ऐसे हैं चालुक्याज ऑफ बादामी, बट बादामी वॉज फॉर्मरली नोन एज वातापी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ तालुक बाय द सेम नेम इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है ये, and it was the regal capital of Badami Chalukyas from 540 to 757 CE or Common Era. It is famous for its rock cut structural temples. यहाँ के जो rock cut temples हैं वो बहुत famous हैं। Question number 3. An example of Chola architecture can be seen at which place? Chola architecture की examples हमें कौन से शहर में मिल सकती हैं? A. Alora, बी महाबलीपुरम, सी तंजौर या फिर डी कांचीपुरम? चोला जो आर्किटेक्चर है उसकी सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स या चोला आर्किटेक्चर कहाँ पर प्रैक्टिस किया गया है, इनमें से किस शहर में हमें मिलता है? एलोरा, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर कांचीपुरम? अगेन एन ईजी वन, इसका आंसर है सी
तंजौर। सो तंजौर, जिसे कि मॉडर्न डे नाम थंजावुर है जिसका, थंजावुर इज एन important center of South Indian religion, art and architecture. Most of the great living Chola temples are found here. Most of the great living Chola temples, which are UNESCO World Heritage Sites as well, are located in and around Thanjavur. The foremost among these में सबसे important temple जो है that is Brihadishwara temple. Very very important temple it is. Brihadishwara temple, also known as the big temple, is located in the center of the city. Question number 4. कादम्बरी was written by. Straightforward question. कादम्बरी किसने लिखी थी? A. कालिदास, B. कौटिल्य, C. हर्ष या D. बाण? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण, इनमें से किसने कादम्बरी लिखी थी? द आंसर इज डी. बाण. बाण और बाण भट्ट वन एंड द सेम थिंग. सो कादम्बरी इज अ रोमांटिक नॉवल. ये भी पूछा जा सकता है कादम्बरी में है क्या? इज इट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी? इज इट टुवर्ड्स द, मतलब क्या ये रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, क्या ये नेचर के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है? नो, इट्स अ रोमांटिक नॉवल in Sanskrit, substantially composed by Ban Bhatt in the first half of 7th century, who did not survive to see it through completion. This novel was completed by Ban Bhatt's son Bhushan Bhatt according to the plan laid out by his father. तो बान भट्ट ने ये लिखी थी, लेकिन उसके पब्लिश होने से, उसके छपने से या उसके जो लिखे जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई. जब वो प्रॉपरली एक बुक का जब उसने रूप लेना था, उनसे पहले उनकी डेथ हो गई. और फिर इसको कंप्लीट किया बान भट्ट के बेटे भूषण भट्ट ने. यानी कि बुक कंप्लीट नहीं हुई थी. तो अगर आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है कि ये बुक कादम्बरी किसने लिखी थी या कौन कौन इसके ऑथर्स थे, तो ऑफ कोर्स बान भट्ट भी आ जाएगा, भूषण भट्ट भी आ जाएगा, बिकॉज दोनों ने लिखी थी. मेजॉरिटी बाय बान भट्ट एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय भूषण भट्ट. बुक लिखते लिखते उनकी डेथ हो गई थी बान भट्ट की, सो इट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन. क्वेश्चन नंबर 5. ह्यून सैंग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन. देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है then you can, मतलब I am not demotivating you, but this is one of those ABC type questions which is very much expected of you to know. अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, अगर आप रेस का हिस्सा रहना चाहते हैं, तो दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू. सो दिस इज, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसीलिए डाला है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन विच इज द बेयर मिनिमम दैट यू नीड टू नो. अगर आपको इतना भी नहीं पता है, देन यू रियली नीड टू रिफर्बिश योर हिस्ट्री. तो ह्यून सैंग जो चाइनीज पिलग्रिम थे, ये इंडिया किसके रेन के दौरान, किसके राज के दौरान आए थे? ए. चंद्रगुप्त वन, बी. कनिष्क, सी. अशोका या फिर डी. हर्षवर्धन. किसके वक्त के दौरान ह्यून सैंग इंडिया आए थे? सो इट्स आंसर इज डी. हर्षवर्धन. बहुत ही फेमस चाइनीज पिलग्रिम थे ये ह्यून सैंग. विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन विद एन एम ऑफ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो करने क्या आए थे इंडिया में? द एम ऑफ सिक्योरिंग ऑथेंटिक बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स. बुद्धिज्म का जो जन्म है वो इस जगह पर हुआ है. इंडिया, नेपाल, यही वो एरिया है जहाँ पर सारी बुद्धिज्म की साइट्स मिलती हैं. तो इसलिए वो यहाँ पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स या जो उनकी राइटिंग्स थी उनको कलेक्ट करने के लिए आए थे. ही वॉज राइटिंग समथिंग अबाउट बुद्धिज्म. तो कन्नौज असेंबली जो हुई थी 643 AD में, वो ह्यून सैंग के ऑनर में रखी गई थी टू पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. तो देखिए इसमें से ही कितने क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट बेस्ड, कि वो कौन से बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे, उनके ऑनर में कौन सी काउंसिल रखी गई थी, असेंबली रखी गई थी, कहाँ पे रखी गई थी, ऑल दिस. सो अ वेरी वेरी सिंपल एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ. जैसे ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो न्यूटन ने दिया था इन रिलेटिवली वेरी मॉडर्न एरा, 16-17 सेंचुरी के अराउंड. लेकिन ये ग्रेविटी का सिद्धांत हमें पुराने संस्कृत टेक्स्ट में भी इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं. तो कौन है जिसने इतने पुराने टाइम में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमें ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं टेक्स्ट्स में लिखे हुए, तो वो कौन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था? ए. ब्रह्मगुप्त, बी. आर्यभट्ट, सी. वराहमिहिर या फिर डी. बुद्धगुप्त. इनमें से कौन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फोर्सी किया था, पहले किया था? इसीलिए कई जो हैं मैथमेटिशियंस या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये भी मानते हैं कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले दे दिया था इन अ वे.
सो इट्स आंसर इज ए ब्रह्मगुप्त। तो ये चारों ही जो हैं दे वर क्वाइट यू कैन से दे वर विजनरीज, और इन्होंने काफ़ी सारी इन्वेंशंस की थी, राइट, मैथमेटिक्स की फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। सो ब्रह्मगुप्त वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन and astronomer who had written numerous important books on mathematics and astronomy. He anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth. Question number 7. Arrange the following rulers chronologically. Ancient India के सारे rulers हैं, इनको chronological sequence में लगाना है। Basically ये सारे के सारे गुप्ता एम्पायर के rulers हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो मतलब ये आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक कर रहा है, ये आपकी रेंज ऑफ नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, डेप्थ चेक कर रहा है। अगर यहाँ पे 5 अलग अलग डायनेस्टीज के किंग्स दिए होते, जैसे मान लीजिए समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन, फिर यहाँ पर दिया होता अशोका, फिर दिया होता यहाँ पर कोई और किंग, तो यानी कि अलग अलग डायनेस्टीज हैं, विच इज़ क्वाइट रिलेटिवली ईजी टू आंसर, रिलेटिवली ईजी टू आंसर। उसमें यह होता है कि आपको डायनेस्टीज का एक ओवरऑल माइंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में किस सेंचुरी में किस जगह पर कौन सी डायनेस्टी थी। दिस इज द बेयर मिनिमम यू नीड टू नो। लेकिन जब एक ही डायनेस्टी में अलग अलग किंग्स की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आती है, देन दे आर सिंपली चेकिंग योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो कई बार क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का और देखने का ये भी एक तरीका होता है कि वो आपकी विड्थ या फिर रेंज ऑफ नॉलेज चेक कर रहे हैं या डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक कर रहे हैं। दिस वन इज फॉर डेप्थ। तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त 1 एंड स्कंदगुप्त। इन पांचों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए, जो पहले आया था वो पहले, उसके बाद उससे नेक्स्ट। ऑप्शंस आर 1 4 3 5 2, 2 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 या 1 2 4 3 5। So to make it simple, I have kept it really simple. It is 1 2 3 4 5 only. जो सीक्वेंस दी हुई है यही सीक्वेंस में ये सारे किंग्स जो हैं वो रूल इन्होंने किया। 1 2 3 4 5 simply. So the Gupta Empire, which lasted from 320 to 550 CE, 4th से 6th century CE तक इन्होंने किया। तो इनकी क्रोनोलॉजी थी, सबसे पहले घटोत्कच गुप्त या फिर श्रीगुप्त आए, देन चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्त 1 एंड स्कंदगुप्त। इस तरह से ये इस सीक्वेंस में आए। क्वेश्चन नंबर 8. The language of the Satavahana inscription was what? सतवाहनास की इंस्क्रिप्शन कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी तमिल या फिर डी तेलुगु। सतवाहनास जो किंग्स थे वो किस स्क्रिप्ट में, किस लिपि में लिखते थे? पाली में, प्राकृत में, तमिल में या फिर तेलुगु में? इट्स आंसर इज बी प्राकृत। So Satavahanas followed the Mauryas in Deccan of India. Mauryas के बाद आए थे ये। Satavahana dynasty ruled from Pune in Maharashtra to coastal Andhra Pradesh, जो वो डेक्कन वाला पार्ट था सारा साउथ में, साउथ से लेकर साउथ सेंट्रल वाला जो रीजन है बेसिकली वहाँ पर इन्होंने रूल किया। And this dynasty was built upon the ruins of the Mauryan Empire, and around 1st century AD they were the most prominent in the modern Andhra Pradesh region. थोड़ा सा बेसिकली सतवाहनास के बारे में बताया हुआ है। The script they used was प्राकृत। प्राकृत स्क्रिप्ट जो थी ये पॉपुलराइज की गई थी 5th-6th सेंचुरी BCE में बाय बुद्धिज्म जैनिज्म। तो ये संस्कृत को जो है ये डिनाउंस करते थे। इट वाज सपोज टू बी, इट वाज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, जो कि जो कॉमनर्स थे वो यूज़ नहीं करते थे, तो उन्होंने प्राकृत को पॉपुलराइज किया और पाली को पॉपुलराइज किया। सो सतवाहनास ऑल्सो यूज्ड प्राकृत। 9th क्वेश्चन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉरेन इन्वेजन्स बाय द फॉलोइंग इन इंडिया। Now this again, now this one is checking a bit of your range of knowledge. ये तो bare minimum, again I would say it's a bare minimum that is expected of you कि आपको सारी डायनेस्टीज एटलीस्ट एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में पता हो। जैसे जब हम मिडीवल इंडिया की बात करते हैं तो खिलजी, सैयद, तुगलक्स, लोधीज, स्लेव्स, मुगल्स, कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है इनमें। इसी तरह अगर हम मुगल्स की बात करें तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, इन सब में इनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है? जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बट बहुत ज़्यादा लोग हम इस तरह की चीज़ों को हम रिवीजन में ध्यान नहीं देते। द सेम कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन बिकॉज द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग MCQs इन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इज टू कन्फ्यूज यू।
एंड इफ़ यू गेट कन्फ्यूज देन यू आर कॉट। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज चेकिंग योर रेंज ऑफ नॉलेज, कि सिंपली आपको ये पता हो कि एंशिएंट इंडिया में जो डायनेस्टीज थी या जो इन्वेडर्स थे वो किस सीक्वेंस में आए। नंबर 1 इंडो ग्रीक्स, नंबर 2 शाकाज, नंबर 3 पार्थियंस एंड नंबर 4 कुशान्स। किस सीक्वेंस में ये आए थे? 2 1 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4 या फिर 3 4 1 2? इनमें से कौन सबसे पहले आया वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद कौन सा इन्वेडर आया वो उस सीक्वेंस में आएंगे। अगेन आई हैव केप्ट इट सिंपल, सो द आंसर हियर इज सी 1 2 3 4। तो सबसे पहले जो है, इसका मतलब सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, देन शाकाज, देन पार्थियंस एंड देन कुशान्स। क्वेश्चन नंबर 10, द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज बिगेन ड्यूरिंग विच टाइम? अब जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमें जनरली पता होता है कि कौन से गवर्नर जनरल थे और कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के लिए काम किया। बेसिकली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विच वी विल डिस्कस जब हम उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो में जाएंगे। बट हेयर दे आर आस्किंग कि किसके वक्त में वो शुरू हुई थी। सो इट्स लाइक एक साइकिल की तरह है। तो इन विच एरा डिड इट स्टार्ट? मौर्यन एज, एज ऑफ कुशान्स, गुप्ता एज या फिर हर्षवर्धन पीरियड? इनमें से किस वक्त के दौरान बाल विवाह या फिर चाइल्ड मैरिज का कस्टम शुरू हुआ था? मौर्यन एज, एज ऑफ कुशान्स, गुप्ता एज और पीरियड ऑफ हर्षवर्धन? Here the correct answer is C, Gupta age, otherwise known as the golden age of India और Indian history। लेकिन इस एरा में ये एक कुरीति थी जो शुरू हुई थी गुप्ता पीरियड में, द evil of child marriage, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, और हमारे वीडियो लेक्चर्स जो कि सारे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, you can click on the link in the description. Also live classes are going to start in online as well as offline mode, so if you want to enroll for that there is a link in the description for that as well. अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, you have already prepared, you feel you have prepared, तो आप हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्रेम किए गए हैं, यू कैन प्रैक्टिस दोज, because I think if you are prepared then that is the best strategy going forward. So practice as many questions as you can so that you stand a chance at clearing this prestigious exam, right? Thank you and all the best for your exam.